है फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज जो है टेस्ट नंबर 5 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं। और आप जो भी पढ़ाई होता है हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा। खासकर न्यूमेरिकल पर अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा या एनटीपीसी का होगा, उसमें यह आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। क्योंकि 5 से 6 नंबर आपका न्यूमेरिकल होगा। अगर आप 6-7 में से अगर 4-5 न्यूमेरिकल भी बनाते हैं तो और लड़कों से आपका नंबर बेहतर होगा और सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं जो एक के बजाय अगर कुछ स्टूडेंट बनाते हैं तो उसे 2 नंबर तक भी दिया जाता है। तो वह क्वेश्चन को सॉल्व करने से नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फायदा मिलता है। ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए घोषणा किया गया होगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी चल गया होगा किसी न किसी माध्यम से, दोस्त के माध्यम से। तो एसएससी जीडी के लिए टारगेट बैच लाया जा रहा है हिंदी का और मैथ का। मैथ का क्लास किशोर सर लेंगे और हिंदी मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और वो भी पूरे बेसिक के साथ। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम इसका फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। कहता है कि किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। आपका ऑप्शन ए में अंगद देव है, अर्जुन देव है, गुरु गोविंद सिंह है और गुरु नानक है। चलिए तो देखिए, बात करें गुरुमुखी लिपि की, तो गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है यह किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। किसने किया? गुरु अंगद देव आपका आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गया था। ठीक है। बात करें गुरु गोविंद सिंह के, तो गुरु गोविंद, नोट कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। और खालसा पंथ की स्थापना पूछे किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब? 1699 ईस्वी में। ठीक है। बात करते हैं गुरु अर्जुन देव का, तो गुरु, नोट कीजिएगा, गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है। सिखों के कितने गुरु थे? 5वें गुरु थे। इनको जहांगीर ने इनको हत्या करवा दिया था। अब देखना है कि इन्हें कैसे मिला हत्या। तो यह उनके बेटे खुसरो को भेंट करने गया था खुसरो। तो कहा जहांगीर कि मेरे बेटे को बहका दिया। तो इन्हें क्या किया गया था? सयान नियम के तहत गरम तावा पर इन्हें बैठा दिया गया था। गरम तावा पर बैठा दिया गया था और यह शहीद हो गए थे। ठीक है। तो पहला आंसर आपका निकल गया, अंगद देव हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कृषि के लिए अमीर एक कोही किस शासक ने शुरू किया था। ठीक है। पूछेगा कि कृषि के लिए अमीर एक कोही किस शासक ने शुरू किया था। तो पिछले डिस्कशन में भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 3-4 काम बताए थे। तो आप इसका आंसर आसानी से बना सकते हैं अगर क्लास बढ़िया से देखे होंगे तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक में एम्बेटी है, बी में एफएसटी है, सी में खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है और डी में बाबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ लड़के का एक लड़के का फोन भी आया कि सर डिस्कशन होता है उसमें क्वेश्चन सही ढंग से नहीं दिखाई देता है, हम नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा हम
साइड हो जाते हैं ताकि क्वेश्चन आपको पूरा दिखे, पूरा बढ़िया से देखिए। आप आंसर ए होगा बी होगा कॉपी में लिखिए, उसके बाद आपका डिस्कशन कराना हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि किलामीर कोही पूछेगा कि कृषि किलामीर कोही किस शासक ने शुरू किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है। बाबर की बात करें तो नोट कीजिएगा, बाबर की बात करें तो बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है और 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और मुगल वंश के स्थापना करता है। ठीक है। बात करते हैं एफएसटी के। एफएसटी का मतलब हुआ फिरोज शाह तुगलक। क्या है, फिरोज शाह तुगलक। नीचे वाला आंसर तब तक देखिए तो क्या होगा, चलिए तो बना लिए होंगे इसका आंसर। हाँ, तो बता रहे थे एफएसटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एफएसटी जो था फिरोज शाह तुगलक, नोट कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो था यह दीवान बंदगान नामक जो है, दीवान बंदगान नामक जो है व्यवस्था शुरू किया, दीवान बंदगान की शुरुआत किया। दूसरा पूछेगा कि किस शासक ने सैन्य को वंशानुगत बना दिया, तो नोट कीजिएगा मेरा भाई, सैन्य को वंशानुगत बनाने वाला शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या तरंग है, दृश्य है, दीर्घ रेडियो है, परावैगनिक किरण है, या सभी। तो आपको ट्रिक बताए थे क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ट्रिक दिए थे गाय पद्र असुरेदी। क्या ट्रिक था, गाय पद्र असुरेदी, गाय पद्र असुरेदी। तो देखिए इसमें सब अच्छा आता है, दृश्य भी हो जाएगा, दीर्घ रेडियो भी होगा, परावैगनिक भी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर बताइए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि सर क्रिक के विवाद किन 2 देशों के बीच, कहता है कि सरक्रिक जो विवाद है, सरक्रिक वो किन 2 देशों के बीच है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाक है और श्रीलंका भारत है। तो क्या होगा, तो देखिए सरक्रिक विवाद जो है यह किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो पूछेगा कि सरक्रिक विवाद जो है किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक विवाद है। पूछेगा कि भारत के किस राज्य और किस देश के बीच है। अगर राज्य और देश पूछे कि पाकिस्तान और भारत के किस राज्य के बीच यह सरक्रिक जो है विवाद है, तो नोट कीजिएगा गुजरात के बीच। किसके बीच, गुजरात और पाक के बीच जो है यह विवाद है। पूछेगा यह जो विवाद है वो लगभग कितने किलोमीटर है, तो 96 किलोमीटर। सरक्रिक जो विवाद है इसकी लंबाई कुल कितना है, 96 किलोमीटर इसका लंबाई है जो विवाद करिया है, और यह कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। कहता है कि निम्न में से कौन सा गैसीय है जो वायु प्रदूषक नहीं है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, धुआं है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो फटाफट आंसर बोलिए क्या होगा इसका। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह एक वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषक नहीं है, धुआं है। ठीक है,
अम्ल वर्षा का नोट कीजिएगा। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है, जिससे स्मारकों को काफी क्षति पहुंचता है। तो क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए, छठा है कि कहता है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग, कहता है कि राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है, प्रयोग प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर रीड है, रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो है, हेनरी कुंडांस है, और कहता है डी मीन में से कोई नहीं। तो राजस्व के लिए बात करेगा, रैयतवाड़ी का प्रयोग का प्रारंभ किया था, तो वह व्यक्ति कौन था? तो वह था अलेक्जेंडर रीड। कौन है? अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड नामक व्यक्ति ने राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग जो है प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? तो वह है अलेक्जेंडर रीड। अब क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा मेरे भाई, फुल क्वेश्चन। चलिए, तो आंसर हो गया यार अलेक्जेंडर रीड। कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, एक का आंसर क्या होगा, बी का क्या होगा, 6 तक हो गया। और डिस्कशन समय चेक कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर बोलिए। हड़प्पा जो है किस स्थल, किस नदी पर स्थित है? आपका सरस्वती है, ब्यास है, रावी है और सिंधु है। हड़प्पा स्थल जो है वह किस नदी पर स्थित है? कौन है? हड़प्पा। चलिए, आप आंसर लगा लिए होंगे। देखिए, हड़प्पा स्थल जो है यह है रावी नदी पर। किस नदी पर है? रावी नदी पर। किस पर? रावी नदी पर स्थित है। पूछे कि हड़प्पा रावी नदी पर हो गया। सिंधु पर नोट कीजिएगा, सिंधु पर मोहनजोदड़ो है। सिंधु पर कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी पर है। अगर पूछे कि रावी का प्राचीन नाम क्या था? तो परुष्णी। नोट कीजिएगा, रावी को पहले परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें किसका? ब्यास का, तो ब्यास का क्या था? बिपाशा। क्या है? बिपाशा। ठीक है, तो कह रहा था कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो गया आपका रावी। चलिए, 8वां क्वेश्चन कहता है किस भारत शासन अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन 1892 है, 1990 है, 1935 है, 1853 है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1892। 1892 में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। ठीक है, बात करें 1909 में, तो नोट कीजिएगा, पहली बार मुस्लिम के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। आपसे पूछे 1909 ईस्वी में क्या गया? तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है इसमें किया गया था। बात करते हैं 1935 में, तो 1935 में क्या किया गया था? ठीक है, तो 1935 में जो है अखिल भारतीय सेवा और प्रांतीय स्वायत्ता, तो इसमें नोट कीजिएगा, अखिल भारतीय सेवा और प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था किया गया था। अगर बात करें 1853 में, तो 1853 में क्या किया गया था? कर्मचारी कंपनी के जो महत्वपूर्ण जो पद थे उसको भरने के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा जो है प्रारंभ किया गया था। किसके तहत? 1853 के तहत हो गया। तो कहता है किस भारत शासन अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो है 1892 में। ठीक है, चलिए, 9वां क्वेश्चन कहता है पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन रस्किन बॉन्ड है,
पारवानंद है, चेतन भगत है, जवाहरलाल नेहरू है। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। पूछेगा पारो आनंद, लिखेगा इसका क्या पुस्तक का नाम है, बिंग गांधी। पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे। बिंग गांधी के लेखक कौन है, पारो आनंद। ठीक है, इसका लिखिए हाफ गर्लफ्रेंड, किसका है, चेतन भगत का क्या है, हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, और एक और है ऑन अरेंज्ड मर्डर, और इसका एक और पुस्तक है क्या, ऑन अरेंज्ड मर्डर। तो नोट कीजिएगा चेतन भगत का एक और पुस्तक, एक तो हो गया हाफ गर्लफ्रेंड और दूसरा हो जाएगा ऑन अरेंज्ड मर्डर। उसके बाद है कहता, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के लिखिएगा विश्व इतिहास की झलक। पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है, तो विश्व इतिहास की झलक किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू। तो ये हो गया चेतन भगत का एन अरेंज्ड मर्डर हो जाएगा, और हाफ गर्लफ्रेंड। पारवानंद का बिंग गांधी हो गया, विश्व इतिहास की झलक, और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का कौन हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 में कहता है कि माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को क्या कहते हैं। तो फटाफट आंसर बोलिए, इसका क्या होगा। माता पिता के जो गुण होते हैं, उनके संतान में कुछ गुण जो है चलते जाते हैं। ठीक है, माता पिता का जो भी गुण है वह कुछ न कुछ गुण जो है बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, सुनते होंगे गांव में कि बच्चा जन्म लिया है तो नाक पापा की तरह है, मुंह मम्मी की तरह है, पापा की तरह गोरा है। इसका मतलब है कि माता पिता का जो गुण होता है वह बच्चों में क्या होता है, संचरण होता है, और संचरण होता है, और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं इसको। ठीक है, माता पिता का कुछ गुण जो है बच्चों में संचरण होता है। ठीक है, गुणों का संचरण को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, अनुवांशिक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीन का प्रयोग, नोट कीजिएगा, सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने। किसने, जोहानसन ने किया था। लेकिन आपसे पूछे कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को। किसको, नोट कीजिएगा कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी जेन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका। अब कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। कहता है कि मनुष्य में, हमारे मुंह में जो दांत है, दांत जो है क्षय होना कब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि 5 उसका पीएच मान 5.5 से कम होगा, कि 6.8 से 7.8 के बीच होगा, या 5.5 से 6.5 के बीच होगा, या 8 से 9 के बीच होगा। तो देखिए बात करते हैं पीएच का। ठीक है, तो किसी भी अम्ल का जो पीएच मान होता है, नोट कीजिएगा, वह कहां से कहां होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक होता है, और बीच में होता है क्या, 7। ठीक है, 7 यहाँ पर जो होता है यह उदासीन होता है। ठीक है, जिसका अम्ल का पीएच मान 7 होता है उदासीन होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 0 अम्ल का मान या 1 के आसपास होता है, या सर्वाधिक प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, सर्वाधिक प्रबल अम्ल होता है। और इधर से 7 से जितना इधर होगा वह सभी जो है अम्लीय होता है, और 7 से इधर जितना होगा वह सभी क्षारीय होता है। तो दांत का जो क्षय होना शुरू होता है, अगर आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो तो दांत का क्या हो जाएगा, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो आपका दांत क्या होगा, क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। पूछेगा कि पीएच मान कहां से कहां होता है, 0 से 14 तक होता है,
बीच में सात, सात उदासीन होता है, सात से इधर अम्लीय और सात से उधर क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सोल्डर मिश्र धातु है, कहता है सोल्डर मिश्र धातु है। ऑप्शन आपके सामने है, Cu प्लस Sn है, Cu प्लस Zn है, Pb प्लस Sn है, Cu प्लस निकेल है। सोल्डर होता क्या है, तो सोल्डर जो है ये एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक उपकरण को बनाने में या उसका टांका लगाने में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोल्डर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो है मिश्र धातु सोल्डर किसका किसका होता है, तो इसमें जो होता है क्या होता है, टीन और शीशा। ठीक है, टीन और शीशा होगा। अगर आपसे पूछे Sn कितना परसेंट होता है, तो नोट कीजिएगा यह होता है 77% और यह होता है 33%। कितना, 33 और 77% होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सोल्डर मिश्र धातु किसका है, Pb और Sn का है। Sn की मात्रा 67% होता है और Pb की मात्रा कितना होता है, 33% होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक उपकरणों में टांका लगाने या सोल्डिंग करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन की संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। कहता है कि संवेग का एसआई पद्धति में इसका इकाई क्या होगा। तो पहले जानिए संवेग होता क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ठीक से। तो संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग प्राप्त होता है। कई कई पूछता है कि संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो क्या प्राप्त होता है, संवेग प्राप्त होता है। और संवेग में द्रव्यमान है और क्या है, वेग है। तो इसके दृष्टि से देखिए, तो इसका आंसर इसका पूछा है एसआई पद्धति में इसकी इकाई क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का केजी हो जाएगा और वेग का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केजी डैश मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ हम क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा है, ए में रासायनिक ऊर्जा है, बी में पेशीय ऊर्जा है, सी में स्थितिज है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर, और डी में है यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अच्छे से पढ़ लिए होंगे आप लोग, आंसर भी मार लिए होंगे। देखिए कहता है ऊर्जा, तो देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक और यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और यही दोनों का जो योग होता है मिलकर क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बन जाएगा। कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक साथ क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का दो प्रकार होता है, गतिज ऊर्जा और क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तब का आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, कहता है 15 में कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, 6 है, 5 है, 10 है। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
6। भारत को भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कहता है कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन नंबर कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा है और क्या है? महानदी। तो बात करें अलमाटी बांध का, तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। और कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कहाँ? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे कि अलमाटी बांध जो है यह बनकर कब तैयार हुआ था, कब बना था, तो नोट कीजिएगा 2005 में। कब बना था? 2005 में जो है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध का जो है निर्माण किया गया था। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आंसर हो गया कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 नंबर। इसके तो आसानी से बना दीजिएगा। क्या उस दिन बताए थे काफी अच्छा से इसका जुगाड़ भी। तो इसका आंसर क्या होगा? कहता नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो बताए थे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ अवस्थित है? खरगवासला में। कहाँ है? खरगवासला में। लेकिन कहेगा कि नेशनल डिफेंस स्कूल, नेशनल डिफेंस स्कूल कहाँ है? नई दिल्ली में। तो नोट कीजिएगा नेशनल डिफेंस स्कूल कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी कहेगा तो खरगवासला। कहाँ? खरगवासला में। मऊ में क्या है? तो बताए थे कि मुंह नहीं धोएंगे सवेरे तो दांत में पिलुआ लगेगा और दांत में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन से बना था क्या? इन्फेंट्री स्कूल। कहाँ इन्फेक्शन? मुंह में, तो मऊ में। तो इन्फेंट्री स्कूल कहाँ? मऊ में। कहाँ? मऊ में। अगर आपसे पूछे कि अहमदनगर में क्या है, तो अहमदनगर में नोट कीजिएगा यहाँ पर है आर्म सेंटर। क्या है? आर्म सेंटर। नोट कीजिएगा अहमदनगर में क्या है? आर्म सेंटर। क्या है? आर्म सेंटर। ये हो गया 17 नंबर। 18 नंबर का फटाफट आंसर बोलिए क्या होगा? कहता है विश्व कैंसर दिवस, कहता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात करें अगर 24 फरवरी को, तो 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो नोट कीजिएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या मनाते हैं? 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। नोट कीजिएगा पूछेगा 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसे हम दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो गया। और विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचा हुआ है 2 गो। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ती है। मतलब 2 सेकंड में कितना गति बढ़ा लेता है? 2 मीटर पर सेकंड। यानी समय दिया हुआ 20 सेकंड और यह जो दिया हुआ बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? v है, अंतिम वेग है, बढ़ जाती है। तो कहता है कि 0 से 20 सेकेंड के बीच विकसित औसत ऊर्जा निकालना है और वाट सेकेंड में देना है। तो देखिए m का मान कितना दिया हुआ है? 10 केजी है।
टी दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड, और भी दिया हुआ प्रारंभिक से शुरू करता है और 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकंड गति तक बढ़ जाती है। तो भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है विकसित औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा का मतलब पावर पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं 1/2 mv² और टी से इसमें भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा विकसित औसत ऊर्जा। ठीक है, अब इसको सेट कर दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 m का मान कितना है 10, v के स्क्वायर 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, बटा में कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 से कट जाएगा यह 2 मरतबे, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और बटा 20 कट जाएगा क्या मरतबे 1 मरतबे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 वाट पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 वाट पर सेकेंड जो है आपका हो जाएगा। तो कह रहा था कि 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड से 202 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ जाती है। मतलब कि 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति क्या होती है बढ़ जाती है, यानी भी दिया हुआ है। और कह रहा है कि 0 से 20 सेकेंड के बीच जो औसत विकसित ऊर्जा हुआ उसी को निकालना है। इसका मतलब उसके बीच कितना शक्ति हुआ वह निकालना है। ठीक है, औसत ऊर्जा, तो P बराबर हो जाएगा 1/2 mv², इसमें T से भाग देंगे बस निकल जाएगा, कितना हो गया 1। m का मान कितना था 10 था, v का मान 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिए 4 बटा किए 20, 2 से कट गया 2 मरतबा 2 ना 20 बटा 20 कितना आ जाएगा 1, यानी 1 वाट पर सेकेंड। हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट कीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर सेट में सेम इस तरीके का क्वेश्चन था ना, कुछ आदमी बनाए भी थे। कहता है कोई बल 1 केजी पिंड की वस्तु को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो कहता है बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कितना कार्य होगा। ठीक है, इसमें कार्य पूछा था, इसमें शक्ति पूछ रहा था, औसत ऊर्जा यानी पावर। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और इसको फिर यहां बना देते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है 1 केजी m दिया हुआ है 1 केजी। अब इसमें देखिए कहता है कि पिंड के वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग भी दिया हुआ है। u दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और v दिया हुआ कितना 8 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो बस 1/2 m² निकाल दीजिए, लगा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² हो गया। चलिए 1/2 द्रव्यमान कितना है 1 रख दीजिए, v के स्क्वायर कितना है 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस, तो माइनस 1/2 तो 1/2 द्रव्यमान तो 1 और u के स्क्वायर, तो u के स्क्वायर कितना है 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, काट दीजिए 2 से कट जाएगा 18 मरतबे, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए हैं, 2 से कट जाएगा 32 मरतबे, तो कितना आ जाएगा आपका 32 माइनस 18, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 2 में से 1 गया है कितना हो जाएगा 14 जूल। देखिए तो 14 जूल आंसर है, ऑप्शन में है 14 जूल, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सेट में सेम क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है। जब द्रव्यमान मालूम हो, भी मालूम हो, अयु भी मालूम हो और पूछ रहा हो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक वेग अंतिम वेग भी दिया हुआ है, तो बस 1/2 mv² में से 1/2 mu² जो है
घटा दीजिए, बस निकल जाएगा। चौथा सेट में भी एक क्वेश्चन था जिसमें, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसमें भी एक क्वेश्चन था जो लास्ट में लगभग सब चीज उसमें बताइए दिए थे, बन भी क्या होगा, बहुत आदमी से न भी बना होगा, क्या कि सब आदमी तक जैसे होते नहीं है क्या। तो देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था, हाँ, क्वेश्चन कह रहा था कि वस्तु का, क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का भार जो है 20 केजी है। उसमें क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का भार जो है 20 केजी दिए हुए था और पूछ रहा था कि पृथ्वी पर इसका जो है भार क्या होगा। तो बताए थे कि किसी वस्तु पर जो भार होता है वह भार क्या होता है, mg होता है, ठीक है। और भार हर एक जगह बदलते रहता है, इसलिए कि भार जो होता है वह g पर निर्भर करता है। किस पर, g पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, वह कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और ब्रैकेट में दिया हुआ था कि g का मान 9.8 जो है यूज करना है, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भार बराबर हो जाएगा mg, m का मान रख दीजिए 20 और 9.8 गुना कर दीजिए, दशमलव खत्म कर दीजिए, 10 से उड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 न्यूटन। लगभग आदमी 196 न्यूटन आ गया था, बना लिए थे, क्योंकि बता दिए थे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, mg होता है। जितना द्रव्यमान दिया हुआ है भार, उसमें g से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यह था चौथा सेट का 20 नंबर का आपका आंसर 114 जूल आ गया, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे भाइयों, कमेंट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 20 में कितना नंबर आया जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वे लोग पढ़े और अपना जो है ग्रुप डी में आने वाला एग्जाम, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, अपना एक स्थान पक्का करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और आज फिर कह रहे हैं, मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।